अमरीन की उम्र अब 18 साल हो चुकी थी। अमरीन, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, अब वो पूरी तरीके से जवान हो चुकी थी। इसीलिए उसकी माँ खालिदा को इस बात की चिंता सताने लगती है, क्योंकि खालिदा के शौहर इकबाल का 4 साल पहले ही निधन हो चुका था। उसने अकेले ही अमरीन को पाला था और उसके घर में कोई अमरीन का बड़ा भाई भी नहीं था। इसलिए खालिदा को अमरीन की चिंता हमेशा सताने लगती है। वो यही सोचती है कि मैं अकेली औरत और साथ में एक जवान लड़की, न जाने इसका क्या होगा। इसलिए वो उसकी शादी की चिंता करने लगती है। इसलिए वो एक दिन अपने भाई को अमरीन की शादी के लिए बुलाती है। वो अपने भाई से यही कहती है कि अब अमरीन जवान हो गई है, भाई इसके लिए जल्द से जल्द कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ दे, जिससे कि मैं इसकी शादी करूँ। जो भी मैंने काम करके जोड़ा बटोरा है, मैंने इसकी बहुत ही मुश्किलों से परवरिश करी है। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द जैसे तैसे गरीबी हालत में मैं इसकी शादी कर दूँ और मुक्ति पाऊँ। खैर, खालिदा का भाई ये समझ जाता है कि इसके ऊपर सारा बोझ है, मेरी बहन के ऊपर सारा बोझ है, इसलिए वो जल्द से जल्द एक रिश्ता ढूंढने लगता है और बहुत ही जल्द कानपुर में उसे एक रिश्ता मिल जाता है। रफ़ीक नाम का लड़का, जो कि दिल्ली में काम किया करता था, वो जब अमरीन को पहली बार देखता है तो वो अमरीन को देखता ही रह जाता है। तो रफ़ीक था, वो अमरीन से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। खैर, अमरीन भी रफ़ीक को देखकर शादी के लिए तैयार हो जाती है। वो रफ़ीक में यही देखती है कि एक सीधा साधा और अच्छा इंसान है, और वाकई में रफ़ीक वैसा ही था। रफ़ीक और अमरीन की बहुत ही धूमधाम से शादी होती है। खालिदा के सर से सर का बोझ उतर जाता है। लड़की को एक बोझ नहीं माना जाता, मगर एक जवान लड़की सभी के लिए बोझ होती है, और सभी माँ बाप यही चाहते हैं कि उनकी लड़की की जल्द से जल्द शादी हो जाए। और ऐसा ही हुआ, अमरीन की शादी हो गई। अमरीन कानपुर चली गई। कानपुर में जाकर अमरीन बहुत ही अच्छी तरीके से अपने ससुराल में रहने लगी। वो एक जिम्मेदार लड़की थी और उसने सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल लिया। उसका एक देवर था, उसकी सास और ससुर थे, और स्वयं रफ़ीक, उसने सभी को संभाल लिया। शादी के लगभग 10 दिन बाद रफ़ीक दिल्ली निकल जाता है काम के सिलसिले से, मगर वो 2 महीने बाद वापस आता है और एक दिन अमरीन को भी दिल्ली ले जाता है। दिल्ली ले जाकर दोनों लोग बड़े ही अच्छी तरीके से गुजर बसर कर रहे थे। रफ़ीक जो था, वो एक सिलाई मशीन में काम किया करता था, वो एक कारीगर था, सिलाई का काम किया करता था। अब रफ़ीक बड़ी अच्छी तरीके से अपने घर को चला रहा था, मगर वक्त का पहलू हमेशा एक जैसा नहीं होता है। रफ़ीक जो था, वो सिलाई का काम करता है, मगर सिलाई का काम कभी चलता कभी नहीं चलता है। उसके जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। उसके जीवन में कुछ समय के लिए वो समय आ जाता है जब रफ़ीक को काम नहीं मिल रहा था। रफ़ीक इस चीज़ से परेशान हो जाता है, इसलिए वो एक दिन अपने ठेकेदार जुनैद के पास जाता है और 20,000 रुपये उधार ले लेता है। खैर, खर्चा तो बाहर होता ही है। जब आप बाहर अपने शहर से दूसरे शहर में रहते हैं तो खर्चा तो होता ही है। साथ ही साथ एक उसकी एक पत्नी भी थी, खर्चा बढ़ गया था। इसलिए रफ़ीक को जुनैद से 20,000 रुपये उधार लेने पड़े। कुछ दिन बीत जाते हैं, इसके बावजूद रफ़ीक का काम अच्छा नहीं चल रहा था। जैसे तैसे उसका काम चल रहा था। कारखाने में काम बड़ा ढीला था, इसीलिए रफ़ीक जुनैद की उधारी नहीं दे पा रहा था। एक दिन जुनैद रफ़ीक के घर आता है अपना पैसा वापस लेने के लिए, तो उसकी नज़र अमरीन पर पड़ जाती है। जब उसकी नज़र अमरीन पर पड़ती है तो जुनैद की नीयत फिसल जाती है। खैर, वो रफ़ीक से कुछ नहीं कहता, चाय नाश्ता करके वो चला जाता है। अब जुनैद अक्सर रफ़ीक के घर आने जाने लगा। रफ़ीक भी इस बात को समझ नहीं पा रहा था। खैर, वो यही सोच रहा था कि जुनैद जो है एक ठेकेदार है, और साथ ही साथ वो जुनैदी को उस शहर में जानता था, इसलिए उसकी जुनैद से अच्छी पड़ती थी। मगर जुनैद की नीयत कुछ अच्छी नहीं थी। अब जब जुनैद डेली डेली वहाँ पर आने लगा, लेकिन जुनैद यही सोचता है कि मैं कैसे भी करके अमरीन को अपना बना दूँ। मगर इसके बारे में वो सोच रहा था, कुछ कर नहीं पा रहा था। तभी उसको एक तरकीब सोचती है कि मैं रफ़ीक को डराऊंगा धमकाऊंगा तो हो सकता है कि आगे कुछ बात बढ़े। और एक दिन वो ऐसा ही करता है। वो अपने उधार के पैसे रफ़ीक से बड़ी ही अकड़ से मांगता है। रफ़ीक यही सोचता है कि अभी तक तो ये सही था, अब ये इतनी अकड़ क्यों दिखाने लगा। खैर, रफ़ीक उसके आगे हाथ जोड़ लेता है, कहता है देखो जुनैद भाई, मैं यहाँ पर काम करने के लिए आया हूँ और मैं अकेला हूँ, अभी काम भी नहीं सही चल रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे पैसे वापस नहीं कर पा रहा हूँ। मगर जुनैद जो था, वो बात मानने को तैयार ही नहीं था। वो अमरीन के सामने उसे खूब लताड़ा लगाता है। कहता है कि अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा।
खैर रफ़ीक एक अनपढ़ आदमी था, इसलिए उसे कानून का कुछ भी इल्म नहीं था, इसलिए वो डर जाता है। एक दिन जुनैद रफ़ीक के घर अकेला आता है। उस दिन अमरीन घर में अकेली थी। जुनैद अमरीन को अकेला पाकर अमरीन को समझाता है, कहता है कि अगर तुम एक बार मेरे साथ संबंध बना लो तो मैं रफ़ीक की उधारी माफ़ कर दूंगा। अमरीन जो कि स्वयं अनपढ़ थी, उसे जरा सी भी इल्म नहीं था, इसलिए वो अपनी पति की उधारी को बचाने के लिए ये सब काम करने के लिए तैयार हो जाती है। वो ये सोचती है कि एक बार मेरे साथ संबंध बनाएगा और रफ़ीक को परेशान नहीं करेगा। अब जुनैद जो था वो अमरीन के साथ पूरे दिन संबंध बनाता है। शाम को जब रफ़ीक घर आता है उससे पहले जुनैद वहाँ से निकल जाता है। अब जुनैद का रोज़ रोज़ का ये काम हो चुका था। अमरीन इससे परेशान हो चुकी थी, मगर वो रफ़ीक को कुछ नहीं बता रही थी। जुनैद उसे बहुत प्रताड़ित करता है, लेकिन होना वही होता है जो होना होता है। आखिरकार एक दिन रफ़ीक को इस बात का पता चल जाता है। रफ़ीक अपनी पत्नी पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। उसे कुछ भी नहीं मालूम था, इसलिए वो अमरीन को तलाक दे देता है। अमरीन उसको समझाती है कि मैंने ये सब काम तुम्हारे लिए किया, मगर रफ़ीक कुछ सुनने को तैयार नहीं था। वो आग बबूला हो चुका था और वो अमरीन को तलाक दे देता है। तलाक के बाद अमरीन अपने घर खालिदा के पास वापस आ जाती है और फिर वो वहीं पर छोटा मोटा काम करके अपना गुजर बसर कर रही थी। एक दिन उसी के मोहल्ले में जेट पंप लगने का काम हो रहा था। वहाँ पर जेट पंप लगाया जा रहा था। वहाँ पर बोरिंग हो रही थी और इमरान नाम के एक आदमी ने वहाँ का ठेका ले रखा था। इमरान जब पहली बार अमरीन को देखता है, अमरीन सिलाई का काम किया करती थी, तो वो पहली बार अमरीन को देखता है तो वो अमरीन को देखता ही रह जाता है। वो आसपास के लोगों से अमरीन के बारे में पूछता है तो लोग बताते हैं कि एक तलाकशुदा बदनसीब लड़की है, ये बहुत ही अच्छी लड़की है, मगर इसके पति ने इसको तलाक दे दिया है। इमरान इस बात को सुनता है तो सुनकर बहुत ही ज़्यादा भौचक्का हो जाता है। वो उसके बारे में जानना चाहता था, इसलिए वो एक दिन अमरीन के पास जाता है और वो कहता है कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। अमरीन उसको सुनती है और सुनते ही चौंक जाती है। वो कहती है कि तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, अगर जान जाओगे तो मेरे पीछे कभी नहीं पड़ोगे। मगर इमरान इस बात को मानने को तैयार नहीं था। तो अमरीन उससे कहती है, ठीक है कि मैं पास ही में तुमसे मिलने के लिए तैयार हूँ, तुम मिल लो, मेरी पूरी कहानी सुन लो, उसके बाद तुम मुझसे निकाह करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। दिन बाद अमरीन इमरान से मिलती है, वो अपनी सारी बात बताती है। इमरान जो था उनकी इन सब बातों को सुनकर वो यही कहता है कि इसमें तुम्हारी क्या गलती है, तुम तो बहुत ही नेक लड़की हो, तुमने अपने पति के लिए ये सब किया और उस बेवकूफ़ ने तुम्हें ही छोड़ दिया। मैं ये सब जानने के बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए और भी इज्जत बढ़ गई है। मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। मैं अपने बारे में तुम्हें बता दूं, मैं जेट पंप का काम करता हूं और बहुत ही अच्छा खासा कमा लेता हूं। मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ है। अगर तुम निकाह के लिए तैयार हो तो मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूं। अमरीन ये बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी माँ खालिदा को बताती है, खालिदा के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो यही कहती है कि अल्लाह को यही मंजूर था, हो सकता है कि यही तुम्हारा शौहर हो। अमरीन और इमरान का निकाह हो जाता है। कुछ दिनों बाद अमरीन और इमरान का निकाह हो जाता है और वो लोग बड़ी ही राजी खुशी रह रहे थे। तभी एक दिन इमरान का कत्ल हो जाता है। अमरीन विधवा हो जाती है। उसकी ज़िंदगी मानो जैसे भगवान ने ऐसा ही लिखी थी। उसके जीवन में मानो पति ही नहीं था। वो यही सोचती है कि मैंने हमेशा अच्छे काम किए, मगर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो नहीं समझ पाती है। इधर रफ़ीक भी शादी कर लेता है, मगर उसकी जो वाइफ थी, उसकी जो पत्नी थी, वो बहुत ही चरित्रहीन औरत थी। उसने रफ़ीक का जीना हराम कर दिया था। रफ़ीक को जब ये बात पता चलती है तो वो उसको भी तलाक देना चाहता था, मगर वो सीधी सादी लड़की नहीं थी। वो रफ़ीक को कोर्ट में खींच ले जाती है। वो रफ़ीक के ऊपर दहेज प्रथा लगा देती है, जिसके कारण रफ़ीक को कोर्ट में जाना पड़ता है। इधर अमरीन के पति इमरान का भी कातिल मिल चुका था। वो कातिल और कोई नहीं, जुनैद था। उसने इमरान को क्यों मारा, उसके पीछे भी एक राज है। वो अमरीन के साथ वैसे ही संबंध बनाना चाहता था जैसे कि वो पहले बनाया करता था। उसको अमरीन का चस्का लग गया था, इसलिए वो उसके शहर में भी आ जाता है और उसको धमकी देने लगता है। जब ये बात इमरान को पता चलती है
तो इमरान और जुनैद की बहुत ही जोरदार लड़ाई होती है, मगर जुनैद उसकी हत्या कर देता है। ये अमरीन को कोर्ट जाना पड़ता है बयान देने के लिए। कोर्ट में उसकी मुलाकात रफ़ीक से होती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों की आंखों में आंसू हैं। वो यही सोचते हैं कि ऐसा क्या हो गया, हमारे जीवन में इतने बदलाव कैसे आ गए। रफ़ीक अमरीन की तरफ देखता है और अमरीन रफ़ीक की तरफ देखती है। दोनों एक दूसरे को देख कर रो रहे होते हैं। रफ़ीक जो कि अपनी पत्नी से छुटकारा पाना चाहता था, वो बहुत ही चरित्रहीन औरत थी। खैर, रफ़ीक का भाग्य अच्छा था, उसको उसकी पत्नी से छुटकारा मिल भी जाता है। इधर जुनैद को सजा हो जाती है। अब अमरीन और रफ़ीक दोनों ही अकेले थे। रफ़ीक एक दिन अमरीन के घर जाता है और रफ़ीक अमरीन से यही कहता है कि हम लोगों के जीवन में जो भी बदलाव होने थे वो हो चुके हैं। मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे एक बार फिर से निकाह करना चाहता हूँ। अमरीन बहुत ही ज़्यादा भबक भबक कर रोने लगती है। वो यही सोचती है कि मेरे जीवन में इतना उतार चढ़ाव क्यों था। बहुत सोच समझ के वो ये निर्णय लेती है, कहती है कि जो भी भगवान को मंजूर होगा वही होगा। वो अपनी माँ से पूछती है तो उसकी माँ कहती है कि देखो बेटा, कोई भी व्यक्ति अकेले जीवन नहीं जी सकता है, तुम्हें तो शादी करनी ही पड़ेगी। वो कहती है तुम एक बार फिर से रफ़ीक से शादी कर लो और अपने जीवन को बढ़ाओ। रफ़ीक अमरीन से माफ़ी मांगता है और तहे दिल से माफ़ी मांगता है। कुछ दिनों बाद अमरीन और रफ़ीक निकाह कर लेते हैं। अब उनका जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा है। उनके 2 बच्चे हैं। वो लोग बहुत ही राजी खुशी रह रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों को ये घटना बताने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि व्यक्ति के जीवन में चाहे जितने भी उतार चढ़ाव आ जाएं, मगर व्यक्ति को कभी भी अपना संयम नहीं खोना चाहिए। पता नहीं भगवान को क्या मंजूर हो। इसलिए व्यक्ति को हमेशा ही शांतिपूर्वक अपने जीवन को जीना चाहिए, जिससे कि उनका हौसला बढ़ता रहे। अंत में मैं आप लोगों से विदा लेते हुए बस यही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे मेरा उत्साह बढ़ता रहे। नमस्कार, जय हिंद।